Good morning. Sorry, good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. कल हमने ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला चैप्टर को स्टार्ट किया था, है ना? तो जिसमें टेक्सोनॉमी जो था, ऑब्जेक्टिव के टेक्सोनॉमी, जिसमें हमने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर को देखा। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ा सा और आगे स्टडी करी थी, जिसमें कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन वाला पोर्शन था, उसको हमने डिटेल में देखा था। तो आज मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कल कुछ बच्चे थे जो एब्सेंट थे, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। और जो पीछे की चीजें रह गई हैं, गौरव, मनीष और जो भी बच्चा नहीं था कल की क्लास में, तो वो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, है ना? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इनके लिए रिपीट कर लेते हैं पोर्शन को। बोर्ड विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने नॉलेज में, है ना, हमने नॉलेज में क्या देखा था। जो ऑब्जेक्टिव के फर्दर क्लासिफिकेशन हुए थे, टेक्सोनॉमी, हायरार्की जो हमने डिस्कस करी थी, जिसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन को देखा था, है ना? लोअर टू हायर अरेंजमेंट था ऑब्जेक्टिव हायरार्की का, किसका? कॉग्निटिव डोमेन का। यहाँ एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये जो तीन एस्पेक्ट थे ना हमारे डोमेन, थ्री डोमेन थे, तो कक्ष में अगर हम बात करें, क्लासरूम टीचिंग की बात करें, तो हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव को ही बनाते हैं और इसी को अचीव किया जा सकता है क्लासरूम सीटिंग में। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे जो हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था, उसको एक बार यहाँ से रिपीट करते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हमारी हो गई है और यहाँ पे यहीं से आपको लेसन प्लान के लिए भी बेस यहीं से तैयार होना है, तो इसलिए यहीं से एक बार रिवीजन के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, ठीक है, हम नॉलेज की बात करते हैं, तो नॉलेज में क्या होगा कि हम क्या देखते हैं नॉलेज में, कि सबसे पहले हम यहाँ क्या क्या पढ़ते हैं, किसके किसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, बताओ? फैक्ट्स के बारे में करते हैं, है ना? टर्म्स के बारे में, टर्मिनोलॉजी, टर्म्स के बारे में करते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? थ्योरीज, और बताइए, थ्योरीज हो गई, मेथड्स है, नॉर्म्स है ना? इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे अचीव करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? अंडरस्टैंडिंग की बात कर लें। अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ क्या क्या अचीव कर सकते हैं हम अंडरस्टैंडिंग में? क्या बताया था कल गरिमा? अंडरस्टैंडिंग का एक बार बताओ। मैम मैंने नोट डाउन नहीं किया था कल। मैम वो वापस वीडियो देखूंगी आज। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग में हमने क्या बात करी थी कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है नॉलेज के स्टेज में, जहाँ इंफॉर्मेशन गेन किया था, तो अभी क्या करेंगे? इस स्टेज में प्राप्त किया हुआ जो हमारा ज्ञान होगा, उसके साथ हम अपना संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ और चीजें क्या होंगी? अंडरस्टैंडिंग होगा, किसके मतलब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे जो हमने वहां पे नॉलेज अचीव किया है, तो यानी यहाँ पे रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप हो जाएगा किसके किसके बीच में? जो हमने फैक्ट्स वहां पे कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तब फिर थर्ड स्टेज क्या था हमारा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन था, एक बार इस सबको लिख लेते हैं। एनालिसिस, सिंथेसिस, and then what? इवेल्युएशन। ठीक है ना?
यही थे ना फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में क्या होगा, यूज ऑफ जनरलाइजेशन होगा, यूज ऑफ generalization in other situation, other situation। क्लियर है ना? प्रयोग कहते हैं ना इसको। क्या बताया था कल प्रयोग में कि अभी आगे उसको एक बार रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, जो कुछ भी हमने रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया है रिलेटेड विद फैक्ट्स जो हम रिसीव कर रहे थे, तो इसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देंगे। अब आ जाते हैं एनालिसिस में। तो एनालिसिस में क्या करते हैं हम, क्लासिफाई मटेरियल इनटू सब पार्ट्स कह सकते हैं, है ना, या फिर हम एनालिसिस करेंगे सब पार्ट्स, या फिर फैक्ट का एनालिसिस करेंगे, जो फैक्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना, उसका हम क्या करेंगे, फैक्ट एनालिसिस करेंगे। हाँ, रिलेशनशिप यहाँ स्टेब्लिश यहाँ भी करेंगे, और क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेज है ये हमारा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिंथेसिस में। यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, हम किस स्टेज में आ गए हैं, हम एक आइडिया खुद का क्रिएट करने लग गए हैं। ठीक है ना, तो ये जो स्टेज होगा वहां पे हमारा अचीवमेंट क्या हो जाएगा, फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम उस कंटेंट या कॉन्सेप्ट के बारे में न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक, और इवेल्युएशन तो है ही मूल्यांकन, है ना, जहाँ पे कि हम ये पता लगा पाते हैं कि हमने जो कुछ नॉलेज गेन किया था वो हम कितना गेन कर पाए हैं, यानी कि स्टेट ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि इवेल्युएशन होगा यहाँ पे, इवेल्युएशन ऑफ मटेरियल विथ, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये इसलिए कहा मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इवेल्युएशन का क्या होगा, जब हम लेसन प्लान बना रहे होते हैं ना, तो लेसन प्लान में हमने क्या किया है, सामान्य उद्देश्य लिखा, फिर फॉर्मेट देख लिया है, फॉर्मेट सेंड किया था मैंने उस दिन, देख लिया सबने फॉर्मेट। ठीक है, तो हाँ, तो आपने क्या देखा, हमने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे थे। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो ब्रॉड होता है। अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें इस डायग्राम में, तो ये हो गया जी हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैं इसको एम लिख रही हूँ, कल हमने पढ़ा है ना, इसको एम लिख रहे हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। And this is our specific objective। ये बात थोड़ी सी समझ में आई। कल जो डिफरेंसेस बताए थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में, उसमें मैंने क्या कहा था कि एम जो होता है उसी में हमारे ऑब्जेक्टिव समाहित होते हैं, कहा था। और ऑब्जेक्टिव के लिए कहा था कि वो हमारे एम का पार्ट है, और एग्जाम्पल भी बताया था कि छत पे पहुंचना अगर हमारा एम है तो हम छोटी छोटी सीढ़ियों के थ्रू यानी ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम वहां पे पहुंचेंगे, बताया था ना। तो जो बात वहां लिखी गई थी कि एम के अंदर ही हमारे ऑब्जेक्टिव समाहित होते हैं, तो उसको अगर हम ग्राफिकली बताने की कोशिश करें तो वही बताया मैंने कि ब्रॉडर सेंस में हमारा एम है जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया, है ना। और ऑब्जेक्टिव भी हमारे क्या है यहाँ पे, जो विशिष्ट उद्देश्य है। अब विशिष्ट क्या, क्योंकि हम
अब उस टॉपिक पे कन्फाइंड हो रहे हैं, तो उस टॉपिक से संबंधित जितने भी हमारे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्पेसिफिक, व्हाट स्पेसिफिक, दीज आर आवर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दीज आर। क्लियर है? यस मैम। ठीक, तो ये हमारे क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपने देखा कि एम जो हमारा ब्रॉड सेंस में था, है ना, उसमें ये सारी चीजें हमारी समाहित हो रही हैं। तो इवेल्युएशन जो होगा वहां पे क्या होगा कि लेसन प्लान में भी आपने देखा कि जो विशिष्ट उद्देश्य हमने बनाए हैं, आगे भी आपसे बनवाएंगे, तो उनको हमने क्या लिखा, जनरल एम के नीचे लिख दिया। लिखने के बाद जो हम विशिष्ट उद्देश्य बना रहे हैं उनको हम जो कंसीडर कर रहे हैं, तो जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं पढ़ाने के लिए, उनसे संबंधित हमने बनाया है। ठीक है, साथ में इन विशिष्ट उद्देश्यों के साथ हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी बनाते हैं अपने लेसन प्लान के प्रेजेंटेशन पार्ट में। सपोज करो कि हमने टॉपिक 1 पढ़ाना है, सब टॉपिक 1 पढ़ाना है, डिफाइन सेल, ठीक है ना, या फिर हमने डिफरेंशिएशन का बता दिया, प्लांट सेल, एनिमल सेल का, या हम फोर्स पढ़ा रहे हैं और हमने वहां पे टाइप ऑफ फोर्स बताया है। तो क्या होगा कि हमारे जो वहां पे विशिष्ट उद्देश्य जो हमने मेन में बनाया है, उसके लिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या लिखेंगे हम, कि छात्र इस योग्य हो जाएंगे कि वह प्लांट और एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको बता पाएंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो अब उसकी जांच हम कैसे करेंगे, हम बच्चे को पूछेंगे कि गिव सम डिफरेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, तो बच्चा बता देगा। अगर बता देगा तो हम इवेलुएट कर पा रहे हैं कि जो हमने ये उद्देश्य बनाए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, है ना। और अगर नहीं बताता है तो हम नहीं अचीव हुआ, और अगर बता देता है तो अचीव हुआ। तो इवेल्युएशन स्टेट ये वाली स्टेट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। दो नए बच्चे हैं, गौरव और मनीष। यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पे? यस मैम। तो अब यहाँ पे हम इसके आगे और बढ़ते हैं। इसको क्लियर करूं, लिख लिया है सबने? यस मैम। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर और ड्राइंग। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम नॉलेज। कल भी हमने डिस्कस किया था, उसको एक बार और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो हमारा नॉलेज लेवल था, जो सबसे लोएस्ट लेवल था, तो क्या हो रहा है कि नॉलेज का जो फंक्शन है कहाँ पर है, मेमोरी लेवल पे है। कहाँ पे है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे है। ठीक, तो इसका रिलेटेड क्या है, प्री लर्निंग मटेरियल से है। आप साइड साइड में लिखिए कि नॉलेज का संबंध किससे है, मेमोरी से है। और ये कौन से स्टेट, लोअर लेवल है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इट इज रिलेटेड विथ प्री लर्निंग मटेरियल। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी नॉलेज लेवल में दो मेंटल जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो शामिल होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। दो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं। मेंटल एक्टिविटी लिखिए यहाँ पे। कौन सी होगी, नंबर 1 और नंबर 2? एनी गेसेस? Recall and recognition. So, under this stage, 2 mental activities are included. First one is what? Recall, and the second one is recognition. Clear है? यस मैम। चलिए, तो अब इसको एक बार डिटेल में फिर से कर लेते हैं। हालांकि कल हमने इसको किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार समझने के लिए ये जरूरी हो जाता है हमारा। यहाँ तक आपने कर लिया बेटा? जी मैम। क्लियर करूं? जी मैम। ओके, क्लियर ऑल ड्राइंग। स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से नॉलेज को पढ़ते हैं, है ना। नॉलेज में अभी हम क्या करेंगे
कि एक ऐसा करते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ना। फ्लो चार्ट बनाने से क्या रहेगा कि आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा, और एग्जाम में जब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, लेसन प्लान में तो ये जरूरी है ही है, जब एग्जाम में इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी पूछेगा। उसमें आपको जो कॉग्निटिव डोमेन है, कभी साइकोमोटर, कभी अफेक्टिव के पूरे डिटेल विथ एग्जाम्पल पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम एक दिन में एक को करते हैं उसकी पूरी डिटेल। तो ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप इसको याद रखिएगा, और एग्जाम्पल कैसे बनेंगे हम इसको भी साइड बाय साइड बनाते चलेंगे। क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे एक सेंटर पे लिख लीजिए नॉलेज। नॉलेज लिखिए, आप खुल के बनाइएगा ना, आपके पास आपकी पेज तो है काफी बड़ी, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। कल बताया है, हालांकि जिन बच्चों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा, आज जाके आप उस वीडियो को फिर से देखिएगा, मैं एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले हम नॉलेज में आ जाते हैं। तो नॉलेज में जो 3 चीजें मैंने बताई थी कल, आपको बताया कि विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान होता है, और साधनों तथा स्रोत का ज्ञान होता है, और तीसरा मौलिक तथा अमूर्त तथ्यों का ज्ञान यहाँ पे होता है। कल भी बताया था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक बार हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, नॉलेज ऑफ, आपके पास काफी जगह है, आप अच्छे से लिखिए, नॉलेज ऑफ। ठीक है, ठीक, विशिष्ट तत्वों का ज्ञान। अब दूसरे में क्या आ जाएगा, क्या बताया मैंने, साधनों तथा स्रोत का ज्ञान देना। तो नॉलेज ऑफ वेज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है, नॉलेज ऑफ वेज, है ना, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स, मीन्स ऑफ डीलिंग विथ व्हाट, किससे डील करने के लिए साधन हम जुटा रहे हैं, तो जो स्पेसिफिक का हमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो जो हमने स्पेसिफिक्स किए थे। क्लियर है यहां तक? थर्ड में क्या बताया मैंने, मौलिक तथा अमूर्त तथ्यों का ज्ञान होगा यहाँ पे। तो लिखिए नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्शन कर लीजिए, अमूर्त तत्वों का ज्ञान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नॉलेज में क्या क्या चीजें होंगी कि विशिष्ट तत्वों का ज्ञान होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा कि जो उनको प्राप्त करने के लिए कौन से साधन होंगे, कौन से रास्ते होंगे, हम उनको सीख पाएंगे। और तीसरा क्या होगा कि मौलिक तथा जो अमूर्त तत्वों का ज्ञान यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, इस स्टेज में, इस लेवल में, नॉलेज वाले स्टेज में। क्लियर है? जी मैम। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स में आ जाते हैं, जहां पे कल मैंने क्या बताया था, किन किन चीजों का होगा नॉलेज। तो यहाँ पे लिखिए एक बार फिर से, इस फ्लो चार्ट से ना आपको आसानी से याद रहेगी ये चीज। अब मैं बार बार नॉलेज ऑफ वर्ड नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो आप सब में नॉलेज ऑफ लिखते जाइएगा। किस किस चीजों का नॉलेज होगा, तो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, फिर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, ठीक है, यानी कि नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी और नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, यानी कि टर्मिनोलॉजी मतलब नॉलेज ऑफ डेफिनेशंस, नॉलेज ऑफ
डेफिनेशंस हो जाएगा। और अगर हम नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ प्लेस, पर्सन, डेट, अकरेंस, ये सारी चीजें जो स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं ना, कि सेल किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर हुआ, है ना, कहाँ पाया जाता है, कौन सी डेट है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। क्लियर हो रहा बेटा? यस मैम। मैम। नॉलेज ऑफ प्लेसेस, persons, dates and occurrences। याद हो गया? मैम। ठीक है ना? तो ये फ्लो चार्ट अपने माइंड में रखिए। आंखें बंद करके भी हम सोचते हैं अगर, तो हम नॉलेज के 3 कैटेगरी देख रहे हैं। किन किन चीजों की बात कर रहे हैं? नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ वेज ऑफ मीन्स एंड डीलिंग विथ स्पेसिफिक्स, है ना, और तीसरी नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल और एब्स्ट्रैक्टाइजेशंस। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक की। अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या क्या सीखेंगे? हमारा किसका नॉलेज होगा? नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट जो टर्म्स होते हैं, व्हाट इज फोर्स, है ना, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, है ना, ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखते हैं। तो टर्मिनोलॉजी है तो हम क्या कर रहे हैं? एबल टू डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा कि हमें किस किस चीजों का ज्ञान होगा? जितने भी टर्म्स हम पढ़ेंगे, जिसका हम फैक्ट हम रिसीव कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे? डिफाइन कर पाएंगे। वहीं स्पेसिफिक फैक्ट्स में क्या हो जाएगा कि हमें नॉलेज होगी उस प्लेस की, उस पर्सन की, है ना, किसने, जैसे डिस्कवरर हैं, है ना, उनके डेट्स हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, मैम। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले में। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, जो हमारा है नॉलेज ऑफ वेज, जिसमें हम कह रहे हैं मीन्स एंड डीलिंग विथ स्पेसिफिक व्हाट। मतलब ये जो कुछ भी हमने ये फर्स्ट पोर्शन में सीखा है ना, उससे रिलेटेड हमारे जो भी मीन्स होंगे, जो भी साधन होंगे, उनके लिए जो भी रिसोर्सेस हमें क्रिएट करना है, उन सारी चीजों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस। नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस। ठीक है, नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस लिखिए। नॉलेज ऑफ कन्वेंशन लिख लिया सबने? यस मैम। यस ठीक। मैम। उसके बाद नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड सीक्वेंसेस। नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस। knowledge of trends and sequences, है ना। जैसे कहते हैं ना, हायरकी को मेंटेन करना, लोअर से हायर की ओर। हाँ, और क्या यूटिलिटी है ना, उसकी उपयोगिता क्या होगी। तो दैट इज ट्रेंड्स एंड सीक्वेंस इज कि ऐसा नहीं होगा कि आप पहले एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ा दें एंड देन कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि एसिड होता क्या है। उसके लिए आपको सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा, लोअर टू हायर की ओर, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएंगे तो। क्लियर है यहाँ पे? इसके अंतर्गत फिर आएगा नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, है ना। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका भी यहीं पे हमें ज्ञान होगा। एंड देन नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशंस and categories।
ओके, किस किस को याद हो गया? नॉलेज ऑफ कन्वेंशन, नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। क्लियर है? यस मैम। गरिमा, यस मैम। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम नहीं, जी मैम, यस मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा कौन सा है? नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का ज्ञान, यानी जिसमें हमने मौलिक तथा अमूर्त तत्वों का ज्ञान देने की बात की थी थर्ड स्टेज में। तो थर्ड में क्या होता है? एक चीज सिंपल है, बताइए, सोच के बताइए, आइडिया तो सोच पा रहे हैं? नहीं? जनरलाइजेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। किसका जनरलाइजेशन होगा? जनरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नॉलेज। बेसिकली आपको समझना है कि इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हम जनरलाइज करेंगे। एंड जनरलाइजेशन आपको पता है क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। एक बार इसे राइट डाउन कर लीजिए। ये सिर्फ नॉलेज का था बेटा। जो अभी इसके पहले हम लिख रहे थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस किया है ना। तो इतनी बातें सिर्फ उस एक नॉलेज की है, जिसके अंतर्गत हमने अभी क्या किया था, नॉलेज के अंतर्गत क्या किया था, जिसमें हम फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजी, थ्योरीज या ट्रेडिशन, ऑर्डर, रिजल्ट, नॉर्म्स, मेथड्स, क्लास, स्टैंडर्ड और जनरलाइजेशन के बारे में हमारा अचीवमेंट होता है, ठीक। तो जो अचीवमेंट होगा ये उसकी पूरी कैटेगरी है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला फ्लो चार्ट। क्लियर है ना? सबने राइट डाउन कर लिया है? जी मैम। यस मैम। क्लियर करो फिर। ठीक। अब अंडरस्टैंडिंग में कल हमने पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग में तीन चीजें हुई थी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन हुआ था। क्लियर है ना? तो उसके बारे में आज एक बार और डिटेल देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो था हमारा, अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, बोध कह लीजिए, कंप्रिहेंशन कह लीजिए, है ना। तो इसमें तीन चीजें क्या हुई कि पहला तो हमने क्या किया, ट्रांसलेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन और तीसरा एक्सट्रापोलेशन। ठीक है। तीन चीजें हो रही हैं। तो ये आ जाते हैं हम कि जो कल हमने पढ़ा था, अनुवाद करना, है ना, और उल्लेख करना और व्याख्या करना। ठीक है, अनुवाद करना, उल्लेख करना और व्याख्या करना। तो अनुवाद करने की अगर हम बात करते हैं, तो अनुवाद करने में ऑफ द कॉन्क्रीट फॉर्म, ठीक है, कहां से कहां तक, एक से
दूसरे फॉर्म में, ठीक है, यानी कि ट्रांसलेट कर रहे हैं हम, ट्रांसलेट करने में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म वन लेवल टू अनदर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एक लेवल से दूसरे लेवल पे, और ऑफ द ओरल फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि हम ट्रांसलेट करेंगे कि ओरल फॉर्म में अगर है कोई चीज तो उसको हम ओरल टू ओरल ट्रांसलेट कर सकते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे, और अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है तो एब्स्ट्रैक्ट के एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे, और अगर कोई चीज कॉन्क्रीट फॉर्म में है तो क्या होगा कि ऑफ द कॉन्क्रीट फॉर्म वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, तो चाहे वो मूर्त हो, चाहे वो अमूर्त हो, चाहे वो वर्बल हो। क्लियर हो रहा है ना? तो हम इन तीनों चीजों को एक लेवल से दूसरे लेवल में हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन का 3 स्टेट यहाँ पर होगा। कौन कौन सा स्टेट होगा? एक होगा कॉन्क्रीट फॉर्म का, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, और तीसरा ओरल फॉर्म में होगा। तो कॉन्क्रीट फॉर्म जो होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ट्रांसलेट होगा, एब्स्ट्रैक्ट में भी वन फॉर्म टू अनदर होगा, और ओरल में भी वन फॉर्म टू अनदर होगा। सिंपल है। और अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि फॉर टेस्टिंग ऑफ comprehensions या अंडरस्टैंडिंग, SION, ठीक है, कंप्रीहेंशन। क्लियर है? थर्ड में आ जाइए। ये क्या इंक्लूड करेगा? It includes all labels from the presentation of problems to its solution. It includes all labels from the presentation of problems into solution. ठीक है, तो 3 स्टेज जो हो गया कंप्रीहेंशन का, जिसमें हमने देखा ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन, है ना। तीनों में क्या क्या हुआ हमने देखा कि ट्रांसलेशन में जो 3 फॉर्म थे, या तो कॉन्क्रीट फॉर्म में होगा कोई चीज, या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होगा, या ओरल फॉर्म में होगा। सीधी सी बात है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं तो यही 3 फॉर्म में आपको दिखाई देता है वो कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, कॉन्क्रीट फॉर्म होता है, ओरल फॉर्म होता है, ठीक। तो उसका एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप उसको लेके जाएंगे। भाई एक स्टेट है जहाँ पे आप चीजों को नहीं समझ रहे थे, और दूसरा स्टेट आ गया जहाँ पे कि जिसके बारे में जो फैक्ट आप रिसीव कर रहे थे नॉलेज स्टेट में, है ना, तो उसका क्या होगा, इन्हांसमेंट होगा, मतलब नहीं समझने से समझने वाले स्टेट में आप आ जाएंगे। क्लियर है? तो 3 फॉर्म में हो गया। इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पे टेस्टिंग होगी कंप्रीहेंशन, मतलब आप कितना सीख पाए हैं, कितना समझ पाए हैं, इसकी आप टेस्टिंग कर पाएंगे। उसके बाद जो हमारा एक्सट्रापोलेशन स्टेट है वहां पे क्या करेंगे, ये उन सारी चीजों को अपने में इंक्लूड करेगा, है ना, जो आपके जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया है रिगार्डिंग जो उसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? दरवाजा बंद करो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा
नेक्स्ट क्या है बताओ प्रिया? नेक्स्ट बताओ क्या है? एप्लीकेशन। हाँ लिखो कॉपी पे, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पे आ जाइए, लिखिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आ गए, ठीक है। अब एप्लीकेशन में क्या था कल हमने पढ़ा, याद करो। Ma'am, generalization, सही, diagnosis, हाँ लिखो। and application to new situations. हाँ तो पहला हो गया जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन था। उसके बाद डायग्नोसिस था, और तीसरा क्या कहा, यूज इन न्यू सिचुएशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन में होगा क्या कि जो हमारा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का स्टेट है उसके बाद की अवस्था है यहाँ पे, है ना। यानी कि दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अटेन्ड आफ्टर हैविंग अटेन्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ये स्टेट कब आएगा, जब हम कौन सा उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे, नॉलेज वाला स्टेट और अंडरस्टैंडिंग वाला, तो तीसरे में ये आएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ यूजिंग द नॉलेज imparted to the student under new circumstances fall under this objective। ठीक, अब इसके 3 स्टेट हुए, कौन कौन सा स्टेज हुआ या लेवल कह लो, तो जनरलाइजेशन होगा, मतलब जनरलाइजेशन के कंडीशन में आप आ जाएंगे। आपको एग्जाम्पल बताया था जनरलाइजेशन को हमेशा याद रखने के लिए कि जनरलाइजेशन होता क्या है। तो जैसे कि अगर पतीले में आप चावल बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये सभी चावल पक गए होंगे, तो हम चेक करते हैं, उसमें से 3-4 चावल निकालते हैं, प्रेस करके देखते हैं, अगर वो पका है तो हम एनालिसिस, हम जनरलाइज कर लेते हैं कि पतीले में रखा हुआ सभी चावल पक गया होगा। ऐसा तो नहीं करते ना कि पतीले का हर एक चावल को दबा दबा के देखते हैं हाँ पका है कि नहीं, पता चला खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, आपने चावल की जगह खिचड़ी बना ली। ठीक है ना, तो जनरलाइजेशन कैपेसिटी हुई, एक योग्यता है आपके अंदर जो आपने उस पॉपुलेशन के सम पोर्शन पे एग्जामिन किया और एनालाइज कर लिया कि ये कंडीशन उन पे भी लागू होता होगा। ठीक है, तो ये इस लेवल पे आपके अंदर ये योग्यता आ गई है ना। एप्लीकेशन अब आप यूटिलाइज कर रहे हैं। डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, ये टर्म सुना है? यस मैम। हाँ कहाँ सुना है? Yes, ma'am. हिंदी मत Yes, ma'am. बताना डायग्नोसिस की, बताओ मतलब क्या होता है डायग्नोसिस का। मैम पहचान करना, किसी बीमारी की पहचान करते हैं। जैसे मैम डॉक्टर को हम वो बताते हैं सिम्टम और वो डायग्नोस करता है कि तुम्हें ये बीमारी होगी। तो जहां भी जैसे डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो बीमारी को आइडेंटिफाई करने के पहले वो कुछ टेस्ट आपको कहते हैं कि आप टेस्ट करा के आइए, तो आप कहाँ जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं। वहां क्या होता है कि आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है और वहां उसके उस सैंपल के थ्रू जांच की जाती है कि हाँ भाई कोई इन्फेक्शन है या नहीं, कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में तो नहीं आया है, मतलब सामान्य से हट के अगर कोई चीज हुई है तो वहां पे डायग्नोस हो जाएगा, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके बेसिस पे डॉक्टर आपको क्या करेगा, ट्रीटमेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी क्या होगी, उसका निदान होगा, मतलब पहचान लिया जाएगा वो, और देन क्या होगा, हम उसका इस्तेमाल इन न्यू सिचुएशन में हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन का स्टेट है, तो जो नॉलेज हमने रिसीव किया था, किसी फैक्ट, किसी इंफॉर्मेशन, कोई थ्योरी, किसी भी चीज के बारे में जो कुछ हमने सीखा था, ठीक है, उसको हम सेकेंड स्टेज में आपने देखा किस तरीके से हमारे अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हुई, हम एक्सप्लेन करने के लायक हो गए, हम ट्रांसलेट कर सकते थे क्योंकि हमने उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया था। देन हम हमारे अंदर एप्लीकेशन स्टेट में जब हम आते हैं इस लेवल पे, तो क्या क्या कर सकते हैं, हम जनरलाइज कर सकते हैं, हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं, और नई परिस्थिति में उस ज्ञान को जिसको हमने प्राप्त किया था उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, लिख लिया सबने, क्लियर करूं? जी मैम। क्लियर ड्राइंग।
अब आते हैं हम, बताइए कौन सा है नेक्स्ट? एनालिसिस। Analysis. एनालिसिस हायर देन एप्लीकेशन, ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना। लोएस्ट स्टेज था हमारा नॉलेज, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, अभी आ गए हम उससे भी हायर एनालिसिस में। तो जो हमारा एनालिसिस है यहाँ पे, एनालिसिस आपने इससे पहले सुना है, विश्लेषण जिसकी हिंदी होती है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया मनीष? मैम साइंटिफिक मेथड में। ठीक है, हाँ मनीष तुम बताओ। तो डेली लाइफ में रोज ही होता है एनालिसिस। हाँ, क्या होता है डेली लाइफ में एनालिसिस, बताओ जरा। जैसे में कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको एनालाइज करके सॉल्व करते हैं। यानी कि एनालिसिस जो स्टेज होगा ना, वहां पे हम चीजों को उसके हर एस्पेक्ट पे जाकर एनालाइज करेंगे, यानी कि उनको हम और भी वृतांत कर लेंगे, ठीक है, यानी कि डिटेलिंग होगी यहाँ पे, मतलब और डेप्थ में जा रहे हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर होगा इज डिवाइडेड इनटू इट्स इनहेरेंट पार्ट टू एस्टेब्लिश देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ ईच एंड, मतलब एवरी कॉन्सेप्ट या कंटेंट, ठीक, यानी कि इलेबोरेट करेंगे। जब एनालाइज आ जाता है आपके क्वेश्चन में तो आप क्या करते हैं, पूरा डिटेल लिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो कुछ आपने फैक्ट रिसीव किया था, कोई थ्योरी आपने रिसीव करी, कोई डेफिनेशन आपने देखा है, तो अब उसके बारे में जो कुछ भी नॉलेज है अवेलेबल, वो सारी चीजों को आप क्या करेंगे यहाँ पे, इस हायर स्टेज में आप उसके हर कॉन्सेप्ट, हर एरिया पे जा करके आप उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। यहाँ भी जो चीजें होंगी इस स्टेज में, वो क्या क्या होंगी, वो भी 3 चीजें होंगी, लिखिए उसको। एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा होगा एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप, और तीसरा होगा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, या आप सिंपल प्रिंसिपल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तत्वों का विश्लेषण कर पाएंगे आप, है ना, संबंधों का विश्लेषण कर पाएंगे और नियमों का विश्लेषण कर पाएंगे, ठीक। जिस तथ्य के बारे में आपने वहां पढ़ा था, तो अब इस स्टेज में आप किस किस योग्य हो जाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट आपने रिसीव किया है उसके सभी पोर्शन या एलिमेंट को आप एनालाइज कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे, उनके साथ दूसरे का क्या संबंध है, लाइक अगर आपने प्लांट सेल पढ़ा है और एनिमल सेल पढ़ा है तो रिलेशनशिप में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, यानी कि उनके बीच में संबंध स्थापित करना आप सीख पाएंगे, और जितने भी नियम हैं उन सब का आप विश्लेषण यहाँ पे कर पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में क्यों फ्लोट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट पानी में क्यों सिंक कर जाता है, ठीक है। तो वो सभी सिद्धांतों को आप यहाँ पे, क्योंकि ये हायर स्टेज है तो मानसिक योग्यता के अनुसार एनालिसिस करना, अंडरस्टैंडिंग करने से ऊपर की चीज होती है, ठीक है। इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव ऑफ जो हमारा अंडरस्टैंडिंग था उसके बाद एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे इस स्टेज पे हमने लिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे? यस मैम। लिख लिया शिवांशी, लिख लिया बेटा?
Yes, ma'am. क्लियर कर रही हूं मैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में आ जाइए। सिंथेसिस में भी हर जगह 3-3 चीजें हो रही हैं, ठीक है। सिंथेसिस में क्या होगा, ऑब्वियसली हायर देन किससे है, सिंथेसिस हायर देन एनालिसिस एनालिसिस, ठीक, यानी कि उससे भी हायर कैपेसिटी हमारी हो जाएगी, है ना। तो कौन कौन सा हो जाएगा सिंथेसिस में, देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, क्या मतलब है इसका बताइए। प्रोडक्शन ऑफ proposed set of operation, and the last one is derivation of a set of abstract relations, ठीक है। 3 चीजें होंगी सिंथेसिस में। क्या क्या होगा सिंथेसिस, एक तो हम ये देख रहे हैं कि ये हायर कैपेसिटी है ना। दिस इंडिकेट्स टुवर्ड द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग न्यू होल आफ्टर हैविंग डिफरेंट फैक्ट्स, जो कुछ भी हमने लिया है ना, तो उससे क्या होगा, अब हम नई चीजों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं अब, ठीक है ना। तो सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो अब इसमें यूनिक कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगा हमारे अंदर। तो इसके 3 लेवल हमारे अंदर आएंगे, क्या क्या चीजें हो जाएंगी, हमारे अंदर यूनिक कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा, यानी कि जो कुछ हमने एनालाइज किया था हम उसको अब सिंथेसाइज, यानी कि और हायर स्टेज में जा रहे हैं, है ना। एनालाइज किया हमने, अभी सिंथेसाइज करके हम क्या करेंगे, उसको एक रॉ फॉर्म में नए तरीके से प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशन, जो कुछ भी प्रपोज था हम जो करने जा रहे थे, है ना, उनके जो डिफरेंट, जो हमारा फैक्ट स्टार्ट हुआ था वहां से, वो धीरे 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 अब हमारे इस स्टेज में आ गया है कि हम उसके बारे में नई चीजों को सीख पा रहे हैं, अपने तरीके से अब हम उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसका जो डेरिवेशन है हम नई चीजों के साथ भी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के साथ कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो सिंथेसाइज वाला स्टेज है, यानी कि हम अपने तरीके से उस फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के स्टेज में आ गए। यहाँ तक क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब लास्ट में हम आ जाते हैं, दैट इज आवर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या होगा, बहुत ही आसान सी चीज है। इवेल्युएशन के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी हमारी, तो देख लेते हैं। पहला तो आएगा जजमेंट इन टर्म्स ऑफ, कैसा होगा, इंटरनल एविडेंसेस, इंटरनल एविडेंस। दूसरा हो जाएगा हमारा जजमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल
क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब अब हमें किस स्टेज में आ गए हैं? बिल्कुल हायर वाला स्टेज है, जहां पे हमारे अंदर कौन सी कैपेसिटी आ गई है? जजमेंट की आ गई है ना। तो हम इंटरनल एविडेंसेस के आधार पे जज कर सकते हैं, और जो हमारा एक्सटर्नल क्राइटेरिया है उसके आधार पे भी हम जज कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा कि लेसन प्लान में जो हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के आधार पे जो कंटेंट हमने डिलीवर किया था, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं वहां पे मूल्यांकन प्रश्नों के थ्रू। तो मूल्यांकन प्रश्न हम पूछ के ये जज कर पाते हैं कि उसको वो चीज क्लियर हुई है या नहीं, मतलब उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं है, और हुई है तो किस सीमा तक हुई है। दैट्स इट। क्लियर? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर कर दूं इसको। जी मैम। यस मैम। चलिए, तो ये तो हो गया जी। अभी आ जाते हैं हम अपने, हाँ, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? प्रीति गरिया यस मैम। कल क्लास में मौजूद थे बेटा? जी मैम। ठीक, तो कल भी और आज भी हमने रिपीट कर लिया है ना, 2 बार रिवीजन हो गया है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो लेसन प्लान भी हम बनाने जा रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव डोमेन का ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसमें भी सभी का नहीं करेंगे, सिंथेसिस और इवेल्युएशन का तो नहीं कर रहे हैं। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ठीक है ना, एनालिसिस भी कई बार हम अपने लेसन प्लान में उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ Yes, में ma'am. आ गया है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को पढ़ेंगे तभी जो है हम आगे कैसे बिहेवियर टर्म में उसको लिखना है उसको जान पाएंगे। ठीक है ना। तो इफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग कल बता दिया था। कल इस पे चर्चा हुई थी क्या? मैम सब उसके पॉइंट्स लिखे थे। कैसे पॉइंट्स लिखे थे? चलिए आ जाते हैं फिर से यहाँ पे। तो हमारा जो इफेक्टिव डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है, इसमें क्या क्या हुआ था हमारा? इफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग था, ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग था, वैल्यूइंग था, देन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था, देन ऑर्गेनाइजेशन था, एंड देन कैरेक्टराइजेशन था। जैसे हम कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, हायरार्की में क्लासिफाई किया गया था, है ना, कॉग्निटिव डोमेन को। वैसे ही अफेक्टिव डोमेन को लोअर टू हायरार्की दी गई, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। याद रखना है आपको उसी फ्लो में, है ना। तो जो रिसीविंग होगी यहाँ पे, अब इसको हम नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, उतने डिटेल में नहीं जाएंगे जितने हमने कॉग्निटिव डोमेन को किया था। तो जो हमारा ये रिसीविंग है ना, तो यहाँ क्या होगा कि कोई भी परिस्थिति या घटना के प्रति जो हमारा संवेदनशीलता है ना, सेंसिटिविटी है, वो होगी।
इसके अंतर्गत भी, इस रिसीविंग के अंतर्गत भी हमारी 3 चीजें होंगी, दैट इज अवेयरनेस, विलिंगनेस टू रिसीव और कंट्रोल और सेलेक्टेड अटेंशन। तो इसको रब करूं क्या? यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो आ जाइए इफेक्टिव डोमेन के रिसीविंग में आते हैं। है ना, इफेक्टिव डोमेन के किस में आ गए हैं हम? रिसीविंग में आ गए हैं। रिसीविंग में भी क्या क्या चीजें होंगी, मतलब हमारा ये सेंसिटिव स्टेज है ना, यानी कि संवेदनशील। यानी कि किसी भी चीज से संवेदनशील हो जाएंगे हम, परिस्थिति से, सिचुएशन से, या किसी भी एविडेंस से। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 3 चीजें आएंगी, 3 लेवल्स हैं इसके भी। क्या क्या होगा? क्या क्या चीजें होंगी? अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस होगा, दूसरा विलिंगनेस, विलिंगनेस टू रिसीव कर लीजिए, ठीक है, बताऊंगी अभी क्या है। विलिंगनेस टू रिसीव, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल्ड और selected attention होगा। ठीक है, 3 चीजें होंगी यहाँ पर इस स्टेज में। इफेक्टिव डोमेन है, यानी कि अब हमारा संबंध भावनाओं से है, भावनात्मक है ना, यानी कि हम किससे काम ले रहे हैं, कौन से एच से? पहला हमने हेड से लिया था, अब हम हार्ट से, है ना। तो हार्ट से जुड़े हैं, तो इसके मतलब इसके अंतर्गत, रिसीविंग के अंतर्गत संवेदनशीलता किसे, परिस्थिति से संबंधित संवेदनशीलता है, और एविडेंस, घटनाओं से संबंधित संवेदनशीलता है। ठीक है, तो इसमें जो चीजें हो रही हैं वह क्या हो रहा है कि परिस्थिति या घटनाओं के प्रति हम सजग हो गए। ये जो अवेयरनेस लिखा हमने, यानी कि परिस्थिति या घटनाओं के प्रति हम सजग हो रहे हैं। वहीं पर विलिंगनेस टू रिसीव का मतलब ये हुआ कि ग्रहण करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर हो जाएगी, है ना, कि हम ग्रहण करें यहाँ पे। और तीसरा जो हमने कहा कि नियंत्रित अथवा सुनिश्चित ध्यान आकर्षित करना, यानी कि अब जो कुछ हम यहाँ पे करेंगे वो बहुत कंट्रोल्ड होगा या बहुत सेलेक्टेड होगा, मतलब सही गलत उचित अनुचित ये सारी चीजें, मतलब कंट्रोल्ड हमारा अटेंशन होगा। क्लियर है यहाँ पे? जी मैम। ठीक है, घड़ी देख रही है आंचल बार बार, क्या हो गया, टाइम हो गया क्या बहुत ज्यादा? 2:30 बजने वाले हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, आज यहीं पे रहने देते हैं, फिर कल इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लिया आप सबने? यस मैम। यस मैम। बड़े खुश हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है? एक बार फिर से पूछ लो। मैम आ रहा है। मैम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको जा करके पढ़िएगा जो दिया है आपको, है ना। और कल मैं नोट सेंड करना भूल गई हूँ, मैं अभी कर ही देती हूँ इसको, है ना। तो एक बार इसको रीडिंग जरूर कीजिएगा। और जो इफेक्टिव डोमेन है उसको हम एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, उसका रोल हमारे लेसन प्लान में बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक, अभी थोड़ा नया लग रहा होगा, जैसे फर्स्ट सेम में आए थे तो पहली बार सिलेबस देख के पता नहीं क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लेकिन एक हफ्ते के बाद समझ में आ गया था कि क्या क्या पढ़ना है, और फिर बहुत मन लगने लग गया था, है ना। और इसी तरीके से अभी इस सेमेस्टर में भी चीजें बदल गई हैं, है ना, पेडागोजी में आ गए हैं आप तो नए तरीके से, लेकिन ये आपको अपना इसलिए लगेगा कि सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझने के बाद आप वापस अपने ही सब्जेक्ट में, मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ेगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री, बायो वाला बायो पढ़ेगा। तो ये सेमेस्टर मुझे लगता है कि ज्यादा अपनापन जैसा लगता है, तो आपको भी ये महसूस होगा। फिर जब हम लेसन प्लान बनाना सीख जाएंगे फिर हम लेसन प्लान बनाएंगे। क्लियर है? यस Yes, मैम। यस ठीक मैम। है, तो मैं नोट्स भेज देती हूँ, एक बार आप उसको पढ़ के चेक कीजिएगा कि आपको क्या क्या नहीं समझ में आया है, पॉइंट आउट कर लीजिएगा। कल की क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। हाँ, कल तो छुट्टी है तो परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी मैम। चलिए, तो क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम Okay. वेलकम। thank you, ma'am. Thank you, ma'am.